सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे और अपना जो विद्या अध्ययन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। बीए सेकेंड ईयर क्लास। आज हम एक महान कथाकार, महान लेखिका, आधुनिक लेखिकाओं में जिसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसी लेखिका जिसका नाम है मैत्रेयी पुष्पा, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मैत्रेयी पुष्पा का नाम न केवल महिला लेखिकाओं में, न केवल महिलाओं में, बल्कि कथा लेखकों में, चाहे महिला है या पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने 90 के दशक में हिंदी कहानी को एक नई दिशा और एक नया मुकाम दिखाया। यानी नई दिशा लाने में, नया मोड़ देने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है आधुनिक युग में, वो मैत्रेयी पुष्पा का ही है। उन्होंने समाज में व्याप्त हिंसा, स्वार्थों की करकराहट, अपने स्वार्थवश जो मनुष्य अपने काम को अंजाम देते हैं और स्वार्थ के लिए जो झूठा दिखावा करते हैं, फ्रेब करते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनकी वास्तविकता, बदलते समय में संबंधों में आई कड़वाहट, यानी आधुनिक युग में, भौतिकवादी युग में जो समय के साथ साथ हमारे संबंध जो शिथिल पड़ते जा रहे हैं और जिसके कारण आज समय की कमी के कारण जो हमारे संबंधों में कड़वाहट आती जा रही है, जो स्वार्थ के कारण, भौतिकतावाद के कारण जो कड़वाहट आती जा रही है, उसको लेखिका ने अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में लोक जीवन से सीधे सीधे नारी पात्रों का निर्माण करके लोक जीवन की गहरी परतों को उघाड़ा है। देखो बच्चों, दोबारा ध्यान दें हम इस लाइन पे। उन्होंने अपने कथा साहित्य में, उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी है, कथाएं लिखी हैं, ऐसे साहित्य में लोक जीवन से सीधे सीधे का मतलब उनके पात्र जो हैं वो यथार्थवादी हैं, वास्तविक हैं, उनमें कल्पना नहीं है। वास्तविक घटनाओं का हूबहू वर्णन सीधे साधे नारी पात्रों का निर्माण करके लोक जीवन की, लोगों के जीवन की जो वास्तविकता है, हमारा जो समाज का यथार्थ है, उसको गहरी परतों को उघाड़ा है। यानी समाज के अंदर जो कुप्रथाएं छिपी हुई हैं, समाज की जो वास्तविकता है, ऊपर से दिखावा कुछ और है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो उन्होंने उस दिखावे के पीछे, आडंबर के पीछे, शोषण के पीछे जो वास्तविकता है उसको लोगों के सामने लाने में जो प्रयास किया है, वो अन्य लेखिकाओं का काम नहीं हो सकता। यानी कोई भी इतना खुलकर चित्रण नहीं कर पाया जितना मैत्रेयी पुष्पा ने अपने जीवन में किया है। उन्होंने जो अभिव्यक्ति दी है, जो कथाएं लिखी है, स्वयं को भी पीछे नहीं छोड़ा। कहने का अभिप्राय है कि उसने स्वयं के बारे में, जो उन्होंने समाज में जिस शोषण की वह शिकार हुई है, अपनी माँ, उसकी माँ ने जिस जैसी वास्तविकता को भोगा है, जैसे समाज में वह रही है, तो उन्होंने उसका खुलकर चित्रण किया। उसमें उसने किसी प्रकार की बेइज्जती महसूस नहीं की, बल्कि अपने जीवन के वास्तविकता का, अपने जीवन की सच्चाई का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो एक ऐसी लेखिका जो अपना जीवन के बारे में बताने में किसी प्रकार की भी शर्म महसूस नहीं करती, कोई किसी प्रकार की लज्जा महसूस नहीं करती, ऐसे खुलकर अपने जीवन को अपनाने वाली लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है, जिसमें ऐसा हौसला है कि अपने जीवन की वास्तविकता से उसने समाज को परिचित करवाया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन जैसा उसके साथ हुआ, स्वयं को भी उसने अपनी कथाओं का, कहानियों का पात्र बनाया है और इसके साथ साथ उनकी जो अन्य कहानियां हैं उसके पात्र उन्होंने ऐसे लिए हैं जो वास्तविक पात्र हैं, जिनके जीवन की वास्तविकताओं का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों, कथाओं के माध्यम से किया है। तो उनके मामूली किंतु जबरदस्त पात्र, जिसमें से हम इसकी एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है, जिस कहानी का नाम है फैसला।
और फैसला कहानी की जो मुख्य पात्र है इसूरिया, वह एक मामूली लड़की है, किंतु जबरदस्त। इसूरिया जैसे पात्रों के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा, जो बेबाक है, जो किसी भी के सामने डरती नहीं, चाहे उसे कैसी भी सजा मिले, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती और अपनी बात को सीधे सीधे मुंह पर कह डालती है। तो ऐसे हौसले वाले पात्रों के लिए मैत्रेयी पुष्पा को हमेशा याद रखा जाएगा। आक्रोश से सवाल की सीमा तक होठ खुलते। जो इसूरिया उनका पात्र है फैसला कहानी का, उसके बारे में उसके जो जज्बा है, उसका जो स्वाभिमान है, उसका जो हौसला है, उसका वर्णन करते करते वो एक दूसरा पात्र जो इस कहानी का मुख्य पात्र इसूरिया है और दूसरा पात्र जो वसुमती है, उन दोनों पात्रों के इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी बुनी गई है। तो दूसरा वसुमती के बारे में मैत्रेयी पुष्पा कहती है, आक्रोश से सवाल की सीमा तक होठ खुलते। आक्रोश, गुस्सा, गुस्से से वह जो उस जैसा समाज में हो रहा है जिसको वह सहन कर नहीं पा रही है, लेकिन वो उसका विरोध करना चाहती है, अपने जुबान पर वो बात लाना चाहती है, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिराने लगता। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जिससे वह दबती है, जिसके सामने बोलने की हिम्मत वह नहीं कर पाती, तो सब कुछ सिराने लगता, दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध। उसके अंदर जो विरोध करने की भावना होती, विद्रोह की जो भावना होती, लेकिन वो सब विद्रोह क्या हो जाता, दब जाता। तो हम एक ऐसी ही लेखिका के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं जो सजग है, जागरूक है और समाज में महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, समाज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक सशक्त कथाकार मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव के एक गरीब किसान ब्राह्मण के घर में हुआ। जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुरा गांव में एक ब्राह्मण के घर में हुआ जो किसान का कार्य करते हैं। मैत्रेयी पुष्पा का आरंभिक जो जीवन रहा है झांसी के खिली गांव में व्यतीत हुआ। मैत्रेयी पुष्पा का नाम पुष्पा हीरालाल पांडे है। वास्तविक नाम क्या है? पुष्पा हीरालाल पांडे। पिता उन्हें मैत्रेयी कहकर पुकारते थे और माता पुष्पा कहकर। मैत्रेयी पुष्पा ने पीहर और ससुराल दोनों नामों को त्याग कर पिता और माता के प्रिय नाम मैत्रेयी और पुष्पा दोनों को मिलाकर साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। साहित्य में उन्होंने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी? मैत्रेयी पुष्पा के नाम से। मैत्रेयी पुष्पा के पिता का नाम पंडित हीरालाल पांडे था तथा माता का नाम है कस्तूरी। हीरालाल का जन्म उपाध्याय गोत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का गोत्र उपाध्याय था और ये ब्राह्मण थे। मैत्रेयी के पिता 48 बीघे खेत के मालिक थे। मैत्रेयी के पिता के पास जो वसीयत थी वो 48 बीघे थी, परंतु पिता खेती के काम करने के बदले लड़कियों की खरीद फरोख्त करने में ही अपना सारा समय गवा देते थे। इनके पिता को खेती करना पसंद नहीं था और जो वो दलाली का कार्य करते थे, लड़कियों को खरीदना बेचना, ऐसे कार्य करने में ही अपना सारा समय गवा देते थे। परिश्रम कर अनाज उगाने की अपेक्षा लड़कियों का सौदा करने का धंधा अच्छा लगता था। यानी वो काम से जी छुड़ाते थे और लड़कियों की सौदेबाजी करना उसे अच्छा लगता था। यही कारण है कि मैत्रेयी पुष्पा में बचपन से ही जो आक्रोश की भावना भरी हुई थी। बदचलनी और दुष्चरित्र के चलते हीरालाल को कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि वो बदचलन थे, उनका चरित्र अच्छा नहीं था। तो ऐसे में कोई भी पिता अपनी लड़की को देना नहीं चाहता। तो हीरालाल को कोई भी अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं होता। हीरालाल जो लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं, सौदाबाजी करते हैं, तो वह मात्र 800 रुपये में अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कस्तूरी को पत्नी स्वरूप खरीद लेता है। एक लड़की को खरीद लेता है जिसका नाम कस्तूरी है और उससे शादी कर लेता है और अपनी गृहस्थी आरंभ करता है।
पिता के देहांत के समय मैत्रेयी मात्र 18 महीने की थी। उन दोनों की एक संतान होती है जिसका नाम पिता ने मैत्रेयी रखा, और मैत्रेयी की आयु अभी 18 वर्ष ही थी कि उनके पिता का देहांत हो गया। मैत्रेयी की माँ कस्तूरी कर्मठ थी, इरादों की दृढ़ थी। जिस बात को करने की वो ठान लेती थी वो उसे पूरा करके ही दम लेती थी। यानी जो कार्य करने का उसने एक बार सोच लिया तो वह चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटती थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद विधवा माँ पर पड़ने की धुन सवार हो गई। जागरूक थी, परिश्रमी थी, और उसने सोचा कि मैं अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपना तथा अपनी बेटी का जो गुजारा कर सकूं। बूढ़े तथा गठिया से ग्रस्त ससुर के पास अपनी दूध मुही बेटी को छोड़कर 2.5 कोस पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाती थी। मैत्रेयी की माँ कस्तूरी अपनी छोटी बेटी को अपने ससुर के पास छोड़ती थी और 2.5 कोस पैदल चलकर स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। माँ का एक ही लक्ष्य था कि शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होना, स्वावलंबी बनना, जिसे उसके सामने किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। शिक्षा प्राप्त करके मैत्रेयी की माँ ने ग्राम सेविका की नौकरी ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसे नौकरी मिल गई ग्राम सेविका के रूप में। शिक्षा और नौकरी के कारण मैत्रेयी का बचपन बच्चों जैसा लुभावना और मन भावना नहीं था, क्योंकि माँ अपने पढ़ाई लिखाई के काम में व्यस्त रहती थी, नौकरी के काम में व्यस्त रहती थी, और वह अपनी छोटी सी पुत्री को समय नहीं दे पाती थी। इसलिए मैत्रेयी का बचपन जो है अच्छे से नहीं बीता, मन भावना नहीं था, उसकी अच्छे से संभाल नहीं हो पा रही थी। माँ की मीठी आवाज़ से अंगड़ाई लेते हुए उठना और रात में राजा रानी की कहानियों को सुनते सुनते माँ की भाव में सोना मैत्रेयी के नसीब में था ही नहीं। यानी जिस प्रकार माँ अपने संतान से प्रेम करती है, उसकी हर पल देखभाल करती है, उसकी हर सुख दुख का ख्याल रखती है, लेकिन मैत्रेयी की माँ के पास इतना समय कहाँ था कि वह अपनी बेटी को नींद से उठाए, रात को सोते समय उसे राजा रानियों की कहानियाँ सुनाए और अपनी भाव में सुलाए। तो मैत्रेयी के जीवन में माता और पिता का प्यार नहीं था। वह तो माँ के इशारों पर उठती बैठती तथा माँ उनके लिए ईश्वर की जीती जागती प्रतिमा थी। जिस प्रकार ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के आलोक में कोई बच्चा पलता बढ़ता है, उसी प्रकार मैत्रेयी का बचपन बीत रहा था। मैत्रेयी पुष्पा की शिक्षा। खिल्ली गांव से, झांसी के जिस खिल्ली गांव में मैत्रेयी का आरंभिक जीवन बीता, बचपन बीता, खिल्ली गांव से 2 कोस पर मोंठ के स्कूल में मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आरंभिक शिक्षा पूर्ण की। माँ पढ़ाई के प्रति सचेत है, वह पढ़ लिख कर एक ग्राम सेविका बन जाती है। वह चाहती है कि उसकी तरह उसकी बेटी भी पढ़ लिख कर विद्वान बने। मैत्रेयी एकमात्र पढ़ने वाली लड़की थी, यानी उस समय लड़कियों को शिक्षा कम दी जाती थी, और मैत्रेयी जो थी उसको उसकी माँ ने स्कूल में भेजा और वह एकमात्र पढ़ने वाली लड़की थी। माँ का मकसद था कि मैत्रेयी पढ़ लिख कर विदुषी बने, एक महान विदुषी बने और पुरुषों की गुलामी करने की बजाय स्वाभिमान से अपना जीवन जिए। जिस प्रकार कस्तूरी को रुपए के लालच में बेच दिया जाता है और उसका पति दुष्चरित्र था, बदचलन था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसका शोषण करता है, तो मैत्रेयी की माँ कस्तूरी इन सब चीज़ों की भोग चुकी थी। इसलिए उसे पता था कि समाज में एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और इसी कारण वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर विदुषी बने, उसे जो उसके साथ हुआ है वो उसे सहन न करना पड़े और वह स्वाभिमान से अपना जीवन जिए। मैत्रेयी पुष्पा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा डीवी इंटर कॉलेज मोड से सन 1960 में पास की। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से बीए और सन 1964 में हिंदी साहित्य से एमए की परीक्षा पास की। उनका एमए में जो विषय था हिंदी। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी शिक्षा के दौरान गांव से मोट के स्कूल के रास्ते पर लड़कों द्वारा जिस प्रकार माँ शोषण की, व्यभिचार की जो शिकार होती है, उसी प्रकार मैत्रेयी पुष्पा को भी बचपन से ही अनेक बार
इन चीज़ों का शिकार होना पड़ा, शोषण का शिकार होना पड़ा। जब वह 2.5 कोस की दूरी पर स्कूल में जाती है तो रास्ते में, स्कूल के रास्ते में लड़कों द्वारा छींटाकशी करना, बदव्यवहार करना, और अलीगढ़ में संयोजिका के बेटे द्वारा, अलीगढ़ में जो वह एमए कर रही होती है वहाँ पर जो स्कूल की संयोजिका है उसके बेटे द्वारा दुर्व्यवहार करना, और अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर पर ठहरने के लिए प्रबंध किया गया। मैत्रेयी की माँ मैत्रेयी के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर उसके ठहरने का प्रबंध कर देती है पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ पर जो उसका वृद्ध रिश्तेदार था उसके द्वारा भी उसका शोषण करने की कोशिश की जाती है। यानी सभी एक नारी को जो भोग्य वस्तु समझते हैं, इसीलिए बुरी नज़र से वो देखते हैं और उसका शोषण करना चाहते हैं। डीवी कॉलेज के जो प्रिंसिपल द्वारा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने आदि हर गली पर, हर मोड़ पर, हर गली और हर चौराहे पर शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया। यानी मैत्रेयी पुष्पा को अपनी पढ़ाई के दौरान कदम कदम पर, मोड़ मोड़ पर अनेकों बार शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लोगों ने उसका शोषण किया, मानसिक शोषण किया, और उसको बुरी नज़रों से देखा जाता था। तो मैत्रेयी पुष्पा इन सब को भोगते भोगते इतनी उब चुकी थी, आक्रोश विद्रोह उसके मन में इतना उठ चुका था, और वह समाज में जो चल रहा था उसको बदलने के प्रति उसके मन में जो आग उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे दबाती जा रही थी। तो हर जगह पर उनका शोषण किया गया। मैत्रेयी पुष्पा इसलिए खुलकर अपने जीवन के बारे में बताती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसने अपने न सिर्फ पात्रों के माध्यम से बल्कि स्वयं को भी अपनी कथाओं का, अपनी आत्मकथा में स्वयं को भी अपने जीवन के बारे में बताने में उसे किसी प्रकार का संकोच महसूस नहीं किया। माँ की बेरहमी और कड़े अनुशासन में जो मैत्रेयी पुष्पा ने अपना जीवन रोते रोते, पुरुषों की अवश्य भरी दृष्टि, क्योंकि उनके घर पर कोई पुरुष नहीं है, और मैत्रेयी की माँ उसको पढ़ाई लिखाई के लिए किसी के रिश्तेदार के वहाँ छोड़ देती है। और जैसा हमारा पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष की जो गलत नीयत है, एक स्त्री को जिस गंदी निगाह से देखा जाता है, तो पुरुषों की हवस भरी दृष्टि और शोषण के संकटों को झेलते हुए, ठोकरें खाते हुए अपना बचपन और स्कूली तथा कॉलेज का जीवन बीत गया। जैसे तैसे मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। उसे कदम कदम पर शोषण का शिकार होना पड़ा। जिन भी पुरुषों के वह सानिध्य में आई, जिन भी पुरुषों से उनका संपर्क हुआ, सब ने उसे हवस भरी दृष्टि से देखा, सब ने उसका शोषण करने का प्रयास किया, और कदम कदम पर उसे बेइज्जती महसूस हुई। 17 वर्ष की आयु में मैत्रेयी पुष्पा ने माँ से अपने विवाह की इच्छा जताई। इन सब चीज़ों से उबकर, परेशान होकर, तंग आकर मैत्रेयी पुष्पा ने सोचा कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है विवाह। पिता के न होने के कारण और माँ की नौकरी के चलते मानसिक और शारीरिक व्यभिचारों से छुटकारा पाने के लिए मैत्रेयी के पास सिर्फ एकमात्र परिहार्य था कि वह शादी कर ले। वह इन सब से छुटकारा पाने चाहती थी। ऐसी जीवन से वह उब चुकी थी, और इन सभी चीज़ों को झेलते झेलते वह इतनी परेशान आ चुकी थी कि उसने सोचा कि एकमात्र शादी ही एक ऐसा उपाय है जिससे वह अपने जीवन से छुटकारा, इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकती है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी माँ से शादी की इच्छा जताई, और वह चाहती थी कि, लेकिन माँ चाहती है कि मैत्रेयी आगे बढ़े और पढ़े तथा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बन जाए। बेटी की शादी तय करने के लिए कस्तूरी जहाँ भी जाती वहाँ जन्म पत्र की जगह मार्कशीट लेकर जाती, क्योंकि वह स्वयं पढ़ लिख कर एक ग्राम सेविका बन चुकी थी, पढ़ाई के महत्व को समझती है। इसलिए जहाँ भी रिश्ता करने के लिए वह जाती है तो वह जन्म पत्री, जैसे कि आमतौर पर जन्म कुंडली मिलाई जाती है, तो मैत्रेयी की पुष्पा वहाँ पर मार्कशीट लेकर जाती। तो हमारा समाज जो पुरुष प्रधान समाज है
और आज के समय में तथा उस समय में बहुत बदलाव आ चुका है। तो उस समय स्त्री द्वारा रिश्ता ले जाने पर न जाने कितनी बार कस्तूरी को उपहास का पात्र बनना पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाई जाती है और जगह जगह पर उस पर ताने कसे जाते हैं। कस्तूरी को अनेक बार समाज की तैनों को सहन करना पड़ा। जहाँ भी जाती उसका अपमान होता। कस्तूरी भी अपने सिद्धांतों की पक्की थी, जो भी ठान लेती थी उसे पूरा करके ही रहती थी। उसने अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याहने की ठानी थी जहाँ मैत्रेयी को दहेज नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और शिक्षा के आधार पर स्वीकारा जाए। यानी माँ भी अपने सिद्धांतों की पक्की थी। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को दहेज नहीं दूंगी, बल्कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में करूंगी जहाँ पर उसकी काबिलियत, जो पर उसकी योग्यता और उसकी शिक्षा के आधार पर परिवार उसको अपनाए। मैत्रेयी की बुआ, जिसका नाम विद्या है, उसके द्वारा एक रिश्ता लाया गया। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा का रिश्ता और प्रस्ताव कस्तूरी को पसंद आने पर मैत्रेयी का विवाह निश्चित हो गया। मैत्रेयी के रिश्ते की बुआ एक जो रिश्ता लेकर आती है, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा हैं, तो उनसे मैत्रेयी का विवाह निश्चित हो गया। विदाई के समय कस्तूरी ने अपनी बेटी को सूटकेस में घर गृहस्थी की उपयोगी वस्तुओं की अपेक्षा किताबें दी, क्योंकि वह समाज में एक नई मिसाल पेश करना चाहती थी। वह समाज में बेटी की शिक्षा को आधार बनाकर लोगों को संदेश देना चाहती थी कि बेटी को दहेज देना अनिवार्य नहीं है। हम अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें, हम अपनी बेटी को ऐसे योग्य बनाएं कि लोग उसकी योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर उसे अपनाएं। और कहा कि लाली वहाँ जाने के बाद PhD करने के बारे में सोचना। यानी अपनी बेटी को आगे सुखी गृहस्थ जीवन बिताने का आशीर्वाद देने की बजाय माँ ने बेटी को आशीर्वाद दिया कि वह वहाँ जाकर PhD करने के बारे में सोचे। विवाह के समय वह मात्र 19 वर्ष की थी। जिस समय मैत्रेयी का विवाह होता है उसकी आयु 19 वर्ष थी। विवाह के उपरांत मैत्रेयी पुष्पा अलीगढ़ में रहने लगी। पति रमेश चंद्र शर्मा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में नौकरी मिलने के बाद वे दिल्ली में रहने लगे। बाद में उनके पति की नौकरी होने के बाद वो दिल्ली चले गए। मैत्रेयी जी का अधिकांश जीवन गांव में बीता था, इसलिए दिल्ली जैसे महानगर में रहना थोड़ा सा कठिन हुआ। यानी दिल्ली जैसे महानगर में जाकर उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कदम कदम पर शोषण की शिकार, स्वाभिमानी और मेहनती हौसला रखने वाली मैत्रेयी पुष्पा के सामने ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। वो जैसा भी परिस्थिति होती थी उनका सामना बड़े हौसले से कर लेती थी। बच्चों, हम बाकी जो इनका जीवन परिचय है कल वाली वीडियो के माध्यम से करेंगे।